नॉट इक्वल टू का मतलब वही ठीक है, आसान है ना ये। तो लिखो इसको फिर देखते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इजी है। ठीक है, तो इसमें पूरा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या क्या लिख लो कि फाइंड आउट करंट इन द सर्किट, ये निकालो बस, उससे से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट क्या जेड क्या हो जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। और ई नोट पता है तो आई नोट क्या हो जाएगा? 200/10, 20 हो गया। फेज में कौन आगे होगा? कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। कैपेसिटर की ज्यादा है, नीचे की तरफ आएगा जैसे -5/2, तो सीधे सीधे क्या क्या आ जाएगा बताओ? तो इधर हो गया आपको कितना? 20, कितना हो गया? ये था आपका करंट का फेज, ये वोल्टेज का फेज। तो सबसे पहले तो जेड निकालो, जेड की वैल्यू क्या होगी? 10। फिर आप आई नोट निकाल लो, 20। आई नोट कितना हो जाएगा? 200/10, कितना हो गया? 20। और आपको इस पर ईएमएफ दिया है और करंट पूछा है, तो ईएमएफ तो नीचे की तरफ आ रहा है और करंट ये है, तो कौन फेज में आगे होगा? करंट आगे होगा। तो आप आई निकालोगे तो आई नोट कितना हो गया? 20। साथ में क्या लिखना पड़ेगा? साइन 100t प्लस -5 हो जाएगा ना। आई नॉट इंटू जेड भी 20 तो कर दिया नहीं? अच्छा ठीक है, आई नोट आई नॉट ईएमएफ दिया था और करंट पूछ दिया था ऊपर, है ना। किलो का आ गया ना ये? हमें करंट ईएमएफ कितना दिया हुआ है? 200 sin 100 है ना, और करंट चाहिए, तो नेट ईएमएफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो ईएमएफ करंट से पीछे है। करंट दिया होता तो माइनस लगाते, ईएमएफ दिया हुआ तो क्या लगाएंगे? तो अब ये लास्ट वाला सर्किट देखो, उसी से सारा डिराइव होता है, तो आप देखो एलआरसी सर्किट, वो मेन सर्किट है, वहां से आप पूरा डिराइव कर सकते हो जितना भी अभी तक पढ़ा है। ये मैं चाहता हूँ आप खुद से डिराइव करो, पूरा मैं समझा चुका हूँ। तो आप यहाँ पे एक इंडक्टर लगाओ, एक रेजिस्टर लगाओ,
एक कैपेसिटर लगाओ और ये सोर्स है एक्सएल आर एक्सी, करंट एज्यूम करना है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। बात मत करो, आप खुद से डिराइव करें, पोटेंशियल अक्रॉस द सोर्स निकालने कॉपी के अंदर, पूरा पढ़ा चुका हूं, खुद से आ जाएगा। एलआरसी सर्किट बना लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट गिवन है, आपको वी निकालना है, देखते हैं कितने लोग बता पाते। ट्राई टू सॉल्व खुद से। वी ऑफ द सोर्स, पोटेंशियल ऑफ द सोर्स बता। लिख लो, अभी पढ़ाया है सब कुछ उसी से रिलेटेड। खुद से डिराइव कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए दिया है। और ये आ गया तो पूरा जितना अभी तक पढ़ा था सारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस जो जी सर्किट चाहिए उसको आप जीरो लिखते चलो, है ना। जैसे तुम्हें अगर आर एक्स सी चाहिए तो एक्सएल को जीरो कर दो, है ना, तो यहाँ से सारे डिराइव हो जाएंगे। लिखो लिखो, वी ऑफ द सोर्स निकालो। I not into x minus बिल्कुल सही, बिल्कुल वही है। हाँ बिल्कुल सही, यही है। तो आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोग आ रहा है, तो वी ऑफ द सोर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वी अक्रॉस क्या बोलो, इंडक्टर प्लस रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर। इंडक्टर अक्रॉस क्या लिखेंगे, आई नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सएल साइन ओमेगा टी, फेज में आगे होता है, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 2। रजिस्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई नॉट आर, सेमी फेज में रहेगा, साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर चाहिए तो क्या लिखेंगे, आई नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सी साइन ओमेगा टी, क्या वो माइनस में आएगा, माइनस पाई बाई 2। देखो ऐसा वेक्टर बन रहा होगा, एक ऊपर की तरफ आई नॉट एक्सएल, नीचे की तरफ आई नॉट एक्सी, और एक साइड में आ रहा है। फिर इसमें भी केस लगाने पड़ेंगे, आई नॉट एक्सएल ग्रेटर हुआ तो अल्फा के ऊपर की तरफ आएगा, अगर आई नॉट एक्स ग्रेटर हुआ तो अल्फा नीचे की तरफ आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका आएगा आई नॉट, जेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आर स्क्वायर, वो तो स्क्वायर है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। तो ये मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप जो भी अभी तक पढ़ा था सारे डिराइव कर सकते हो, और ये आपको ये सर्किट अच्छे से आ गया है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि एलआर सर्किट का बताओ, तो जेड क्या हो जाएगा, सी एक्सी को जीरो रख दो, बाकी सबको सेम रहेगा। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, tan इनवर्स और मॉड लगा दो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। बिल्कुल आसान है बहुत। बाकी सारे फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, ई नॉट बराबर आई नॉट जेड, ई आर एम एस बराबर आई आर एम एस जेड, ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज नॉट इक्वल टू आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू जेड। ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आई नॉट इनटू जेड। ये किस में आया था, कौन से केस में आया था, मतलब देखो सारे केस में इक्वल नहीं हो रहा है, किस केस में इक्वल है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव में इक्वल था, बाकी किसी में इक्वल नहीं। ठीक है, तो ये अगर आपको आ गया, यही मेन है।
ठीक है, तो आप आज जाके एसी के सवाल भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसी पे लिख लो एक्सेल की वैल्यू 10 ओम, आर की वैल्यू भी 10 ओम और एक्सी की वैल्यू 20 ओम और आई नॉट आप लिख लो यहाँ पे 100 साइन 50t। जितने भी टर्म्स पहले सॉल्व किए थे वही सब वापस सॉल्व करेंगे। लिखो, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। Calculate Z, E naught, I naught, ERMS, IRMS. Calculate Z, E naught, I naught, ERMS, IRMS. Z तो बोल ही दिया। उसके बाद क्या निकालना था? Potential of the source, second point. Also calculate potential of the source, जो अपन ने सोर्स लगाया है ना। बस बाकी तो रेट ऑफ में समझा ही दिया है, तो वही सब है। कैलकुलेट कर लो, इतना बोल रहा है। हाँ, सोर्स मतलब जो एसी सोर्स लगा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में? करंट दिया हुआ है, तो सोर्स का पोटेंशियल, सोर्स जो एसी सोर्स है उसका पोटेंशियल। बाकी जो भी पिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बता चुका हूँ, आई नॉट एक्सेल हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बता चुका हूँ, वही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी का भी मैंने बता रखा है, तो वो सारी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होता है? मतलब कहानी समझ में आ गई? कर लोगे कैसे सवाल होगा, कुछ भी घुमाए फिर है ना। देखो सिलेबस में सीरीज वाला है, पैरेलल वाला भी कभी पूछते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। चलो यहाँ चेक करते हैं, बात नहीं यहाँ देखो। सबसे पहले आप जेड निकाल लो, जेड की वैल्यू क्या होगी? एक्सएल माइनस एक्सएल 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 20 माइनस 100 प्लस 100 नहीं 10√2 आ रहा है, ओम आएगा। अब बाकी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट क्या होगा? आई नॉट जेड, तो आई नॉट आपका क्या है? 100, जेड क्या है? 10√2, क्या मिलेगा सॉल्व करके? 1000√2, सही है क्या? कितना वोल्ट? ERMS चाहिए तो 1000 हो जाएगा नहीं,
1000 वोल्ट। IRMS चाहिए कितना हो जाएगा 100/√2 नहीं सही लिख रहा हूँ वही √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब हमें I चाहिए तो I के लिए आप I नोट लिखो। अच्छा I तो दिया ही हुआ है। EMF चाहिए ना तो V चाहिए तो V के लिए अगर आप V नोट लिखोगे V नोट कितना है 1000√2 है तो 1000√2 साथ में क्या लिखना पड़ेगा साइन 50t। पेज में कौन आगे होगा कैपेसिटर नीचे की तरफ आ रहा है ना नेट तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। करंट दिया हुआ था वोल्टेज निकालना है तो पीछे आएगा अल्फा है ना तो माइनस में आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 5/4 क्या दोबारा बताओ नहीं चल रहा ऊपर कितना था बता 10 है ना ये और नीचे कितना था 20 था कितना आएगा वेक्टर किधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ बचा XC माइनस XL हो गया और ये तुम्हारा I है तो रिजल्टेंट ये आया तो ये V नेट आया है। ये जो फेजर V क्या कर रहे हैं I को अपन ने रेफरेंस बना रखा है। क्यों बना रखा है रेफरेंस क्योंकि सब में I सेम है। अगर इसमें देखोगे तो सब में I क्या सेम है इसलिए हमने I को क्या बना दिया रेफरेंस और V का देखना है फेजर तो V नेट नीचे की तरफ आएगा बेटा ये V है और ये तुम्हारा I है एक्सिस पे कौन ज्यादा ग्रेटर है I ग्रेटर है V नीचे की तरफ तो I तुम्हें दिया हुआ था ये और V चाहिए क्या करना पड़ेगा माइनस से माइनस है ना और ये उल्टा होता तो इधर देख ऊपर 20 इधर 10 होता तो ऊपर आता प्लस ठीक है कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट आप लिखो पावर इन AC सर्किट है ना तो अभी आपको बताया मेन सर्किट जो है वो LRC है। अगर मैंने LRC के लिए निकाला पावर तो सबके लिए वैलिड होगा है ना तो आप यहाँ पे लिख लो एक इंडक्टर रजिस्टर और कैपेसिटर यही मेन है और इसके साथ आप AC सोर्स लगाओ। अगर मैंने मान लिया इसमें करंट इस फॉर्म में है I0 sin ओमेगा t के फॉर्म में तो अभी आपने देखा EMF किस फॉर्म में आएगा अगर ये I0 sin के फॉर्म में EMF किस फॉर्म में आएगा E0 sin ओमेगा t प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखो इसको फिर पावर निकालते हैं। y/2 तो इधर अल्फा के फॉर्म में आ ठीक है ठीक है तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर देखता हूँ पावर इंस्टेंटेनियस क्या होना चाहिए बताओ V into I यही होता है तो V into करंट यही होता है तो V आपको पता है E0 मैं प्लस वाला लिख लेता हूँ साइन ओमेगा t प्लस अल्फा और I की वैल्यू कितनी है I0 साइन ओमेगा t इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा E0 फिर क्या मिलेगा I0 और यहाँ मिलेगा आपको साइन ओमेगा t साथ में क्या मिलेगा साइन ओमेगा t प्लस अल्फा तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर नोट इट डाउन E0 I0 साइन ओमेगा t साथ में क्या मिला साइन ओमेगा t प्लस अल्फा है ना ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है किसी भी टाइम पे पावर की वैल्यू। तो आपको लिख के लग रहा होगा इंस्टेंटेनियस पावर जो है फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ा सा लेंथी एक्सप्रेशन है तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते क्वेश्चंस आएंगे एवरेज पावर से किससे आएंगे और मैं बोलूं एवरेज निकालो एवरेज पावर तो क्या करना पड़ेगा ये जो पूरा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा
और किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी अपॉन डी टी, और एक टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करो। स्टार्टिंग क्लास में बताया हुआ ये सुनो। तो अगर हम इसका एवरेज निकाले तो पावर एवरेज देखो। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए मैं अगर इंटीग्रेशन से बचना चाहता हूँ तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ। इसको आप ओपन करो, देखो क्या है। तो अगर मैंने इसको लिखा ई नॉट आई नॉट, और ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या होगा? साइन ए कॉस बी। साइन ओमेगा टी साथ में क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। सही लिख रहा हूँ ना? अब साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनता है? देखो ई नॉट आई नॉट, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या बनेगा इधर? कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? साइन अल्फा। ये बन रहा है आपका इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। इसको लिख लो, फिर यहाँ से एवरेज निकालना काफी आसान है। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, साथ में साइन अल्फा है। कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों कांस्टेंट। हाँ शुरू में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो और एक बन जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूँ, फिर इससे निकालने में आसानी होगा। ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। यानी इंस्टेंटेनियस पावर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ निकालो, करंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। एवरेज के लिए थोड़ा सा देखना है आपको, ये लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं एवरेज निकालूं तो यहाँ देखो, यहाँ दो टर्म का समेशन है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो दो टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। यहाँ पे दूसरे जो सेकेंड वाला टर्म है, यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। साइन थीटा का एवरेज क्या होता है? 0। अरे हाँ है ना? तो इस पूरे का एवरेज निकालने जाओगे तो इस वाले पूरे टर्म का एवरेज क्या होगा? 0 होगा। केवल ये वाला टर्म बचा, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज तो हाफ होता है। तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? पावर एवरेज जो होगा वो क्या आ जाएगा? ई नॉट आई नॉट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा? 1/2, साथ में क्या आएगा? कॉस अल्फा। 1/2 को अगर आप ब्रेक करो √2 से, √2 × √2 कर दो, ऐसा बन जाएगा ई आर एम एस, फिर क्या बन जाएगा? आई आर एम एस, और ये फिर क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा। ये होता है आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला। कॉस अल्फा को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर। कॉस अल्फा हो गया आपका पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? R/Z। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? R/, लिख लो, ठीक है। इस पूरे टर्म का एवरेज क्या हो जाएगा? 0। साइन थीटा का एवरेज क्या होता है? 0। हमें केवल इसका एवरेज निकालना है, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया होगा स्टार्टिंग क्लास में, उसमें सॉल्व करके 1/2 आया होगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाला था, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका एवरेज निकालोगे तो आई नॉट बाई √2 आया था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आया था? 1/2। तो आप इसको लिख लो, ये आगे भी काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। लिख लो कॉपी के अंदर, कुछ सवालों में आपको हेल्प हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1/2 और कॉस स्क्वायर। सर ये cos अल्फा को R/Z कैसे लिखा? सोचो कैसे लिखा? tan अल्फा पता था, ट्रायंगल बनता था वो। cos अल्फा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस में r था और हाइपोटेनस z।
कॉस अल्फा को बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, R/Z होती है ना। हमें एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा, अलग अलग चेंज करते जाओगे तो वो कॉस अल्फा भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है सब में अलग। तो एक टेबल बना लेते हैं, देखते हैं कॉस अल्फा क्या क्या आता है। लोगों को समझ में आया ये? देखो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत, क्या करोगे, V दिया रहेगा, I निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है, ERMS, याद करना काफी आसान है। पावर क्या होता है, V इंटू आई, V की जगह पे क्या लगाना है, VRMS, I की जगह पे साथ में एक टर्म ऐड करना है cos अल्फा, मल्टीप्लाई करना है, यस और नो। और cos अल्फा किसके बराबर होता है, R/Z। तो आप एक टेबल बना लो, जितने भी सर्किट्स पर है सबका पावर फैक्टर निकालते हैं। एक टेबल बनाइए आप ऐसे, और यहाँ लिख लो पावर फैक्टर। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, प्योरली रेजिस्टिव है ना, और फिर क्या पढ़ा था, प्योरली इंडक्टिव, फिर पढ़ा था प्योरली कैपेसिटिव, फिर क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन पढ़ा था इंडक्टिव और कैपेसिटिव। फिर इसके बाद रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और क्या था, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, एक पढ़ा और एक लास्ट में LRC पढ़ा था। पहला प्योरली रेजिस्टिव है, दूसरा क्या है, प्योरली इंडक्टिव, फिर प्योरली कैपेसिटिव, फिर कॉम्बिनेशन, और फिर लास्ट में LRC सर्किट, जो अभी अपन ने डेरिवेशन किया। तुम थोड़ा मन में बोलोगे, इतना मन में इतना जोर से बात करता है मुझे सुनाई देता। तो ये प्योरली रेजिस्टिव में कितना आएगा R/Z, बताओ कितना हो जाएगा, 1, जेड की वैल्यू R ही होगी। इसमें कितना होगा, इंडक्टिव में R तो ही नहीं, 0 हो जाएगा, इस वाले में भी 0, इस वाले में भी 0, इसमें क्या होगा, R/√XC² प्लस R², इसमें क्या हो जाएगा, R/XL² प्लस क्या हो जाएगा, R², और लास्ट वाले में क्या था, R/Z पूरा जो डिराइव किया था, XL माइनस XC² प्लस क्या था, R। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम पावर जो है डिसिपेशन कौन से वाले में होता है, प्योरली रेजिस्टिव में, तो उसका पावर फैक्टर 1 आ मैक्सिमम वैल्यू। ये XC लिखा हुआ है ना, तो तुम पता ही हो कैसे सॉल्व किया, XC ये XL है, XL माइनस XC² प्लस R, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर किसमें हो रहा है डिसिपेट, प्योरली रेजिस्टिव है ना, कॉपी के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रीजन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा।
और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में पावर फैक्टर 0 आ रहा है, ये सुनो, लेकिन उसमें करंट होगा, सॉल्व किया था अभी करंट। वैसे करंट को क्या बोलते हैं? करंट है लेकिन कोई पावर हीट डिसिपेट नहीं कर रहा, वॉटलेस करंट। क्या बोलेंगे? वॉटलेस। देखना ये करंट इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, और ये जो है इंडक्टिव कैपेसिटिव, इसमें जो करंट होता है इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। देखो सबसे पहले में तो पावर मैक्सिमम है, दूसरे, तीसरे, चौथे में cos अल्फा 0 है, एवरेज पावर क्या हो जाएगा? ERMS, IRMS इक्वल 0, तीनों 0 हो गया, तो कोई भी पावर का डिसिपेशन नहीं हो रहा, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। वैसे करंट क्या बोलते हैं? वॉटलेस, वॉटलेस करंट बोलते हैं ना। बोले यार फिजिक्स के साथ रहिए कुछ, वॉटलेस मतलब पावरलेस, ऐसा बोल सकते। तो ये कहानी है। नेक्स्ट आप अच्छा एक पावर पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे इजी चैप्टर एक लगाओ तो मैं पूरे फिजिक्स में, इसके अलावा भी कोई इजी चैप्टर है क्या? वेक्टर पे चैप्टर कोई, तो याद है क्या यूनिट एंड डायमेंशन ना, वो लास्ट में पढ़ाते हैं ना सर, उसमें तो नए नए जो आए होते हैं ना बच्चे 11th वाले, यूनिट डायमेंशन में मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं डाउट्स। उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर भी यूज हो रहा होता है, इंडक्टर भी यूज हो रहा होता है, उनको पता होता नहीं कैपेसिटर, तो कितना भी समझा दो किससे है ना कि ये जो है ना, जो डाउट डिस्कस करोगे बोलोगे ये कैपेसिटर आगे आएगा 12th में, इंडक्टर आगे आएगा, वैसे सबकी निगाह से देखेंगे। नहीं आता जैसे मतलब उसमें होगा कि जैसे एलसी सर्किट का कोई डायमेंशन निकालो, कैपेसिटर का निकालो, तुम बच्चों को समझा दो अभी याद कर लो, आगे काम आएगा, वैसे देखो। नहीं सर बुक में तो दिया हुआ, मतलब वो ऐसा तो सबकी निगाह देखते हैं, सर को नहीं आता बोल रहे आगे आएगा, तो आप इधर देखो और आप इधर देखो, ये एक्सेल और ये आर है और ये एक्सेल, हाँ पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आता है। तो यहाँ पे आप ऐसे बनाओ, इसकी वैल्यू अपन 20 ओम, इसकी 10 ओम, और इसकी अपन ले लेते हैं 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लो ईएमएफ का जो सोर्स है वो ले लो आप 200 sin 50t, तो इसको इसमें पावर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिख लो फाइंड आउट पावर सप्लाइड बाय द सोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, find out power supplied by the source as a function of time, first part। दूसरा लिख लेना also calculate average power, also calculate average power, ठीक है। और तीसरा लिखना कि also calculate maximum value of power dissipated, also calculate maximum value of power dissipated along resistor as well as combination of inductor and capacitor, as well as combination of inductor and capacitor। लास्ट वाला थोड़ा सा दिमाग लगा,
ऑल्सो कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड along रेजिस्टर, और दूसरा क्या बोला, एज वेल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और राइट वापस बचा खत्म हो गया। बचा हुआ रेजोनेंस, फिर ट्रांसफार्मर, टाइम है, हाँ हो जाएगा, देखते हैं। 15 मिनट के विकास करने थे। अगली क्लास टेस्ट में कोई ना आ रहा है, आ रहा है पर अगले पूरा सिलेबस का जो टेस्ट है, फेस टेस्ट वो 15 अक्टूबर को है। उसमें क्या क्या है, पूरे फेज पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्टिक्स भी है ना इसमें, तो और क्या है, फिजिक्स शिफ्ट केमिस्ट्री में हो गया, किसी में नहीं होगा। तब तक तो मेरी अक्टूबर में है ना, सितंबर पूरा बचा मे भी। ऑप्टिक्स बहुत ही मतलब लेंथी चैप्टर है कुछ नहीं उसमें, लेकिन केस पढ़ते जाओ, लेंस का, मिरर का, मतलब बीच में एक्स्ट्रा क्लास 10th अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अभी तक तो मैंने लिया नहीं एक भी एक्स्ट्रा क्लास, एक लिया था पहले ईएमआई तो वो डिस्कशन क्लास था, देखते हैं। सिलेबस सही चल रहा है, पैसा दिक्कत नहीं, अक्टूबर तक हो ही जाएगा, वही लास्ट पेज है ना, वो अक्टूबर तक हो जाएगा। कल अपन जो है ना वो डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल है ना, अगले वीक करूंगा। तो कब का हुआ है ये भाई खत्म, नेक्स्ट वीक में करना है, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे। ईएमआई ऐसे दोनों कर लेना है ना, नेक्स्ट सैटरडे आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लेना जितने भी है। आसान है ये, v निकालो, i निकालो, मल्टीप्लाई करो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। क्या कर रहा है, सॉल्व। सर तीसरा पार्ट क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पावर में डिसिपेट हो रहा है अलोंग रजिस्टर और कॉम्बिनेशन। आगे थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टर के थ्रू भी जा रहा होगा, तो पावर क्या होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल इनटू आर, यही होता है ना, पावर v इनटू आई। तो पोटेंशियल तुम्हें पता है, डेरिवेशन में बताया था, आई से मल्टीप्लाई कर दो,
सेम काम उसके लिए करो, कॉम्बिनेशन के लिए। देखो डायरेक्ट सवाल तो कोई पूछेगा नहीं ना, थोड़ा बहुत घुमाएगा तो आप सही काम। हाँ लगा, v into i करोगे तो y स्क्वायर आ रही है तो आएगा। हाँ थर्ड पार्ट में इंडिविजुअल सोर्स के क्रॉस पावर बताना, मतलब करंट तो तीनों में जा रहे हैं ना, तो रजिस्टर के क्रॉस कितना पावर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इनटू आई। आई तो तीनों में सेम है, मतलब बेसिकली वीएल इनटू आई, वीसी इनटू आई, वीआर इनटू आई, ये करते हैं। और उसमें मैक्सिमम वैल्यू करना है, यानी साइन कॉस को बंद कर दे। आ गया जी, तीनों आ गया। कितना आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में, कितना 2000 आर के क्रॉस, और कॉम्बिनेशन के क्रॉस 6000। उसके बाद कितना 6000 आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन का नहीं आ रहा। चेक कर चलो यार एक बात ई तुम्हें पता था 200 साइन 50 था ना, सबसे पहले एक बार जेड निकाल लो, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, कितना 10√2 आ रहा है, यस और नो। फिर आप आई निकाल लो, आई कितना होगा, आई नॉट कितना होगा, ई नॉट कितना था 200 बाई जेड लिखा है क्या, और साइन ओमेगा टी। अब ईएमएफ दिया है और आपसे क्या पूछा है, करंट, और फेज में कौन आ गया है, प्लस अल्फा आएगा, प्लस 5/4 प्लस आ जाएगा, कितना जाएगा 5/4, नहीं माइनस, इधर देखना माइनस आएगा ना, प्लस कौन रखा है, इधर है बता रहा हूँ, ऊपर तुम्हारा आएगा ना नेट रिजल्टेंट, एक्सेलरेटर है तो, और इस साइड तुम्हारा आ रहा है, और करंट इसी के क्रॉस होता है ना, तो ये तुम्हारा वोल्टेज का आया फिर, और ये अल्फा आ रहा है, ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी π/4, और ये π/4 है, तो वोल्टेज फेज में आगे है, हम करंट निकाल रहे हैं, तो -π/4 क्या करना पड़ेगा, -π/4। फिर वो समझ में आया, माइनस आएगा, नहीं आया किसी को भी समझ में, -π/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, ये आपका 200 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 20/√2, और ये क्या हो गया साइन 50t, और साथ में क्या हो जाएगा साइन 50t -π/4। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये भी बता रहा है। यस और नो, ये फर्स्ट वाला आ गया ना सबका। नेक्स्ट क्या बताना था, एवरेज, वो तो आसानी है, ERMS कितना हो जाएगा 200/√2, IRMS कितना हो जाएगा, ये कितना है था IRMS 10/√2 था ना, तो कितना आ जाएगा 5,
10√2 आएगा। हाँ यार ये क्या था 20/√2 क्या था तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू करोगे हाँ तो 10 हो गया। तो 10 आ गया। हाँ हाँ तो यहाँ पे 10 आ गया। ERMS IRMS cos अल्फा R बाई जेड होगा। R कितना है तुम्हारा 10 और जेड की वैल्यू कितनी है 10/√2 यही आ रहा था क्या सॉल्व करके सॉल्व कर लो इवन 1000 आ रहा है ना। इसके बाद क्या बताना था मैक्सिमम बड़ा आई नॉट आर ये जो निकालो पहले पावर अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा V into I V क्या था तुम्हारा IR I नॉट R और I में भी तुम्हारा I नॉट होगा। मैं बोल सकता हूँ सीधे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना अपने को कितना हो जाएगा I नॉट स्क्वायर इनटू I नॉट निकाल चुके हो कितनी है वैल्यू I नॉट की 20/√2 10√2 का स्क्वायर इनटू R कितना था सॉल्व करके 10√2 आया था सही है ना जो भी है कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्या था कॉम्बिनेशन के थ्रू तो वो कैसे निकालोगे I नॉट स्क्वायर इनटू एक्सएल बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू करो तो I नॉट स्क्वायर इनटू एक्सएल बन जाएगा ना सॉरी I नॉट स्क्वायर इनटू जेड बन जाएगा। जेड कौन सा वाला यहाँ लिखो ये सेकंड वाला जो होगा पावर मैक्सिमम ये मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा I नॉट स्क्वायर इनटू R की जगह पे जेड आएगा और जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी एक्सएल का स्क्वायर किसके क्रॉस बताया था पूछा था L और C के बराबर ना तो ये क्या एक्सएल माइनस एक्सएल बन जाएगा ना एक्सएल माइनस ठीक है इनटू जेड। ये कैसे लिखा आई नॉट सीधा लिखा ये दो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करता है इंडक्टर कैपेसिटर कैसे याद है पैरेलल वाला होता है उसका जेड क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सएल जब उसके क्रॉस वोल्टेज लिखोगे तो क्या लिखोगे I नॉट इनटू जेड और पावर में फिर से I नॉट आएगा तो I नॉट स्क्वायर इनटू जेड हो गया तो I नॉट स्क्वायर इनटू जेड क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सएल हो जाएगा ठीक है क्लियर है चीज चलो फिर